नमस्कार बंधुओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश 2021 का जो पेपर हुआ है उसका आज अपन वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। इससे पहले हमने 2020 वाला जो वीडियो है उसका पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाकर उसे देख लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार से आंसर लिख कर आना होता है और एक पेपर में कितनी शब्द सीमा होती हैं। और आपके सीरीज़ में इनमें क्या होता है कि कितनी भी सब वर्ड लिमिट दे देते हैं, शब्द सीमा दे देते हैं और आपको पता ही नहीं रहता। आप उसके चक्कर में बड़े बड़े प्रश्न याद करके जाते हो और उनकी एक अच्छी भाषा किस प्रकार से हो सकती है वो आपको पता नहीं लगता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो ज़रूर देखें और आज 2021 वाले पेपर को देखेंगे, जहां इस 21 वाले पेपर में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी सीरीज़ में काफ़ी दी गई हैं, तो उसको भी मैं यहाँ सही करवाने वाला हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो उसके लिए भी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि ये प्रूफ देखिए आप, जो आपकी गवर्नमेंट की बुक्स जो चलती हैं उसी के आधार पर मैं आपको प्रूफ दूंगा कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी सीरीज़ वालों ने की है, न कि आपके बुक्स वालों ने। इसलिए आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो एंड तक देखिएगा। शुरुआती प्रश्न 4 प्रश्न जो होते हैं उनको तो कोई भी पढ़ा सकता है, वो एमसीक्यूज़ होते हैं, परंतु अगर आपको मेरे पढ़ाई का डेप्थ देखना है कि मैं किस प्रकार से किस लेवल तक पढ़ा सकता हूं, तो आप बड़े प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा जो 2 नंबर के, 3 नंबर के और 6 नंबर के होते हैं। तो इस वीडियो में 2021 वाले पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। पैटर्न का तो आपको पता है कि पैटर्न किस प्रकार से हैं। शुरुआत के 4 प्रश्न एमसीक्यू होने वाले हैं। 5 से 14 तक के जो प्रश्न हैं 2-2 नंबर के होने वाले हैं। 15 से 18 के बीच के जो प्रश्न हैं वो जो हैं आपके 3-3 नंबर के, और 19 से 22 तक के प्रश्न आप 6-6 नंबर के वाले होते हैं, तो उनको कर सकते हैं। वो 60 नंबर का पेपर है, 3 घंटे में आपको करना होता है। ये बेसिक सा जो है आपको पता होना चाहिए आपके पेपर के लिए। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ जनरली ऐसे होते हैं जो आपकी मेमोरी बेस्ड होते हैं, जो आपने जो पढ़ा है उसकी याददाश्त पर आधारित होते हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या आया था आपके 2021 में। इसमें आपको दे रखा है कि 2 पर्सन्स आर असेंशियल इन, 2 व्यक्ति किसके अंदर जो हैं संलग्न रहते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं या किसके अंदर बिजी रहते हैं। तो आपको पता है नोटिस एक आदमी लिख सकता है, इसमें नहीं होगा। पोस्टर कोई भी एक व्यक्ति बना सकता है, इसमें नहीं होगा। नन ऑफ द अबव, ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो अब आपके आज सीधा आंसर हो जाएगा मैसेज। तो संदेश के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। किसी भी संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डिलीवर होना होता है, उसके बाद उसका रेस्पॉन्स दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को देता है, यानी कि कम से कम 2 व्यक्ति इसमें एसेंशियल यानी कि शामिल होते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो मैंने जब आपको इंग्लिश के बारे में बताया था, ESL इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तब मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, विश्व स्तरीय भाषा है जो सब जगह बोली जाती हैं और ये विश्व की कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड, यानी कि 4 में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसको बोलने पर एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता हो। जैसे कि क्लास में क आ रहा है, क्लॉक में भी क आ रहा है, साइलेंट में भी क्लाइंट में भी क आ रहा है, साइलेंट नहीं है क्लाइंट है, तो क्लाइंट में भी क, क्लॉक के अंदर भी क और क्लास के अंदर भी क आ रहा है, परंतु सेल वाले में स आ रहा है। यानी कि अक्षर तो सेम है, लेटर तो सेम है सी, बट उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, साउंड्स जो है वो डिफरेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो 3 प्रश्न हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑब्जर्व्ड बिहेवियर्स ऑफ द चाइल्ड इज, तो किस सीसी के टूल्स के अंदर जो है चाइल्ड का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो है एनेक्डेक्टल रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड के अंदर जो है आपके ऑब्जर्व किया जाता है बिहेवियर को, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है आपके सामने, आपको प्रयोग करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एन दी और ज़ीरो, यानी कि अगर आर्टिकल हो तो ए एन द का प्रयोग करें और अगर नहीं है तो वहाँ ज़ीरो या क्रॉस वाला साइन आप बना सकते हैं। सबसे पहला है कि हिज फादर इज अ फार्मर, तो यहाँ आएगा आपके सीधा सा है, पता लग जाएगा। फार्मर में फ आता है जो एक व्यंजन ध्वनि है और एक किसान है, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। ही इज़ अ फार्मर। अगला है अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। एक लिटिल नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, तो उसको पढ़ना नहीं चाहिए। सभी प्रकार की, या तो किसी चीज़ की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए।
अगर उसके बारे में कुछ भी जानकारी, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानकारी अगर गलत होती हैं तो वो एक बड़े तथ्य को भी गलत साबित कर सकती हैं। इसलिए कहा गया है कि अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। तो ये एक डेंजरस थिंग होती हैं। अगला है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो खाली स्थान लगातार आए और वहाँ पर सेम वर्ड रिपीट हो तो पहले वाले में ए या एन में से एक आता है और दूसरे वाले में हमेशा द का प्रयोग होगा। और मेन के लिए यहाँ पर ए आएगा, न कि एन। अगर यहाँ पर एप्पल एप्पल दे रखा होता तो आप एप्पल के लिए स्टार्टिंग में एन और बाद वाले के लिए द का प्रयोग कर सकते थे, परंतु यहाँ पर आपको सीधा दे रखा है मेन, और जो आगे वाला आएगा वहाँ आएगा आपके द। तो आपको सीधा पता लग गया कि पहले वाले में अ फार्मर, दूसरे वाले में अ लिटिल, तीसरे वाले में अ मेन और द मेन आएगा। तो ये कहानी के बेसिस पे ऐसा होता है। आगे देखते हैं। और इस वाले प्रश्न में काफ़ी प्रॉब्लम है, कई जगह पर इसको किसी और तरीके से बताया जाता है, परंतु मैं आपको इसका बेसिक सा आंसर बताऊंगा कि यूज़ कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स का मतलब होता है संयोजक शब्द इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मेक वन सेंटेंस, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दोनों को कंबाइन करना है, दोनों के बीच में कनेक्टिव्स का प्रयोग करना है, फिर आपको बताना है। अब आपको यहाँ दे रखा है आई सा आगरा फोर्ट, मैंने आगरा फोर्ट देखा। आई सा फतेहपुर सिकरी, मैंने फतेहपुर सिकरी देखी। तो आप इसको अगर हिंदी में एक साथ बोलना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि मैंने आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी देखी। तो इसका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, तो मैंने यहाँ नीचे बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी संयोजक का प्रयोग किया जाता है तो वो है एंड। तो एंड का जो प्रयोग है दोस्तों वो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आई सा आगरा फोर्ट, मैंने देखा आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सिकरी। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा। और अगला वाक्य भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला वाक्य है शीला इज़ अ गुड प्लेयर, शीला जो है एक अच्छी प्लेयर हैं। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है गीता इज़ अ गुड प्लेयर, गीता भी जो है वो क्या है, एक गुड प्लेयर हैं। मतलब अगर आप इसको आपको बोलना हो तो सीता और गीता दोनों अच्छी प्लेयर हैं। तो दोनों शब्द जब यूज़ होता है तो वहाँ बोथ और एंड का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपकी सीरीज में सिर्फ एंड का प्रयोग दे रखा है तो वो गलत है, यहाँ बोथ एंड का प्रयोग होगा, जिसका सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैंने आपके लिए बना रखा है। जब भी दो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, दो अलग अलग कर्ता आपको दिए जाते हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं, तो उनको एक साथ जोड़ने के लिए बोथ एंड का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आएगा बोथ शीला एंड गीता आर गुड प्लेयर, और इज की जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि दो एक से ज़्यादा होते हैं, दो आने पर बहुवचन जो है सहायक क्रिया लगती हैं। तो यहाँ एंड के वजह से यहाँ क्या आ गया, आर आ गया है। पहले आपका वाक्य कुछ इस प्रकार था कि शीला इज़ अ गुड प्लेयर, तो इज का प्रयोग हो रहा था, परंतु अब शीला एंड गीता दो हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, और उससे पूर्व इन दोनों के नाम के पूर्व बोथ का प्रयोग होगा। इसलिए आपको समझना है कि एक कंजक्शन या एक कनेक्टिव्स एक फिक्स स्थिति के अंदर प्रयोग होता है, जो मैंने आपको बता दिया है कि दोनों वर्ड जब भी एक साथ आए तो वाक्य की स्टार्टिंग में बोथ का प्रयोग होगा और दोनों नाम को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग होगा, और एंड के अकॉर्डिंग बहुवचन क्रिया या सहायक क्रिया आती हैं। तो ये हो चुका है आपका प्रश्न नंबर 6। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रश्न में भी काफ़ी गलतियां आपको देखने को मिलेगी आपकी सीरीज के अंदर। जैसा कि पहला प्रश्न है डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफ़ी खालिस्तान स्टूडेंट। तो आपको जो है यहाँ प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना है, उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो उसको मैं आपको समझाता हूँ। जब भी डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए कोई आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो तो वो दो ही प्रीपोजिशन यूज़ होती हैं। पहला होती हैं बिटवीन और दूसरा होते हैं आपके सामने अमंग। तो आपको मैं दोनों का प्रयोग समझा देता हूँ कि कहाँ बिटवीन का प्रयोग होता है और कहाँ अमंग का प्रयोग होता है। और ये जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ प्रूफ, ये आपके संजीव क्लास 8 वाली जो आती हैं आपकी संजीव पासबुक, उसमें से बता रहा हूँ, जहाँ इसमें साफ साफ दे रखा है कि जो दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं अथवा उनके बीच में अगर कुछ चीज़ डिवाइड करनी हो, डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, तो बिटवीन का प्रयोग होगा। इसका उदाहरण है कि डिस्ट्रीब्यूट द पेन बिटवीन सीता एंड गीता। जब सीता और गीता के बीच में बांटना है, दो व्यक्तियों के बीच में कुछ चीज़ बांटनी थी, तो इसने बिटवीन का प्रयोग कर दिया। परंतु दो से ज़्यादा व्यक्ति अगर हो जाते हैं तो वहाँ अमंग का प्रयोग होगा, जैसा कि इस उदाहरण में दे रखा है सी केम, वह आई एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसने बांटे एप्पल्स अमंग 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट के बीच में। यहाँ अगर स्टूडेंट भी दे देते तो भी यहाँ किसका प्रयोग होता, अमंग का प्रयोग होगा। तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए सिर्फ दो
प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, पहला है बिटवीन, दूसरा है अमंग। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होगा और दो व्यक्तियों से ज़्यादा है तो फिर वहाँ अमंग का प्रयोग होता है। ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, वो है अ विलेजर वॉज स्लीपिंग। अब अगर यहाँ पर आपको ऑन अ ट्री दे रखा है तो वो गलत है। तो जैसे कि पहले में अमंग का प्रयोग हो गया तो यहाँ अंडर का प्रयोग होगा। अब अंडर का प्रयोग क्यों होता है? तो जब भी ट्री की बात आ जाए, आपको याद रखना है, स्पेशली जब भी ट्री की बात आ जाए, किसी पेड़ के नीचे बैठे रहने की या उसके नीचे सोने की बात आ जाए तो वहाँ हमेशा अंडर का प्रयोग होता है। वो भी मैं आपको विद प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि आजकल के विद्यार्थी जो हैं वो प्रूफ के बिना बात नहीं करते हैं। तो यहाँ दे रखा है कि जब कोई किसी के नीचे हो किंतु सतह स्पर्श न करें तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? अंडर का प्रयोग होता है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, द केप सेलर वाज स्लीपिंग। केप सेलर यानी कि जो टोपी विक्रेता था वो सो रहा था अंडर अ ट्री। तो यहाँ साफ साफ दे रखा है कि जब भी ट्री की बात हो और कुछ स्पर्श नहीं हो तो वहाँ अंडर का प्रयोग होगा। तो ये दो तो हो चुके हैं। आगे अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बार बार मुझे ऊपर नीचे स्क्रीन करना पड़ता है क्योंकि जब तक आप बिल्कुल सही नहीं पढ़ोगे तब तक आपको जो है सही जानकारी नहीं मिलेगी। अगला है अ क्लॉथ इज खालिस्तान द टेबल। अब यहाँ एक स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपके यहाँ पर ऑन का भी प्रयोग हो सकता है और किसी ने अगर यहाँ ओवर का प्रयोग किया है तो वो दोनों सही हैं। ऑन का प्रयोग इसलिए सही है कि क्योंकि कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर है और उसे स्पर्श कर रही है तो वहाँ ऑन का प्रयोग होता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगला यहाँ पर ये ऐसा है कि अगर किसी कपड़े को या किसी चीज़ से कोई चीज़ पूरी तरह ढक जाती है और गति की अवस्था में होती है तो वहाँ ओवर का प्रयोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अ क्लॉथ इज ओवर द टेबल। एक कपड़ा जो है टेबल के ऊपर भी बिछाया जा सकता है या टेबल के ऊपर रखा हुआ भी हो सकता है। तो कंडीशन आपको दी जानी चाहिए, परंतु मैं भी यहाँ जो है आपके साथ ऑन का ही प्रयोग में ऑन के प्रयोग का ही सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ आप ऑन का प्रयोग मान सकते हैं। अगला है कि सी हैज़ बिन कंप्लीटिंग हर वर्क इन मॉर्निंग। तो यहाँ आएगा इन मॉर्निंग। तो आपको समझना है कि उसने जो है वो अपना काम कर चुकी हैं। कब से काम कर रही हैं? सुबह से, या इन द मॉर्निंग यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? इन द मॉर्निंग। तो यहाँ एक चीज़ की मिस्टेक थी, वो आपकी ये थी कि यहाँ वाक्य के साथ द मॉर्निंग देना चाहिए था, परंतु उसने सिर्फ मॉर्निंग दे रखा है। तो भी आपको पता है कि यहाँ इनका प्रयोग होगा। तो ये आपके ग्रामेटिकल पोर्शन हो चुका है। अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जहाँ एक एक प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 3 प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है इवोल्यूशन क्या होता है, दूसरा प्रश्न है सीसी क्या होता है और तीसरा प्रश्न है कि इंटोनेशन क्या होता है। तीनों प्रश्नों को मेरी हैंड राइटिंग नोट्स के अंदर देखते हैं। ये आपकी सीरीज में आंसर दे रखे हैं, पेज नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। परंतु अब मैं जो प्रश्न मैंने आंसर बनाए हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूल्यांकन इवेल्युएशन क्या होता है। तो इसी को समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द मीन्स ऑफ इवेल्युएशन इज मेजरमेंट एंड असेसमेंट। यानी कि इवेल्युएशन मूल्यांकन का मतलब होता है मेजरमेंट मापन एंड असेसमेंट आकलन ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट का मापन करना और आकलन करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। इट इज़ अ फाइनल रिजल्ट। यह एक फाइनल रिजल्ट होता है ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसका एक फाइनल रिजल्ट कहलाता है मूल्यांकन कि कितना आपने सीखा है और कितना आपने सही सिखाया है। उसका मूल्यांकन इवेल्युएशन के अंदर ही होता है। इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। ये विद्यार्थी के सभी पक्षों सभी पहलुओं को कवर करता हुआ चलता है। आगे हैं कि CCE क्या है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ CCE इज, CCE की जो फुल फॉर्म है वह है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये CCE का फुल फॉर्म होता है। इट इज़ अ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड फॉर इवेल्युएशन। यह एक नीति थी जो इम्प्लीमेंटेड की गई यानी कि लागू की गई फॉर इवेल्युएशन मूल्यांकन के लिए। यानी यह मूल्यांकन के लिए ही लागू की गई एक नई पॉलिसी थी, नई पद्धति थी और नई नीति थी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है टू रिड्यूस, कम करना, द बर्डन ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आपका परीक्षाओं का भय है, परीक्षाओं का जो बोझ है उसे रिड्यूस करना, उसे कम करना इसका मेन उद्देश्य था। आगे देखते हैं कि इंटोनेशन क्या होता है।
किसे कहते हैं? इंटोनेशन। इंटोनेशन का हिंदी में मतलब होता है भाषाई उतार चढ़ाव, यानी कि जब आप बोल रहे होते हो किसी चीज़ को तो उस समय आप कहाँ आपको तेज़ बोलना है, कहाँ आपको धीरे बोलना है, तो उसका जो उतार चढ़ाव है उसे इंटोनेशन बोलते बोलते हैं। तो अपन इसको समझेंगे, द राइज एंड द फॉल ऑफ पिच इन वॉइस। तो वॉइस का मतलब होता है जब आप बोल रहे होते हो उस टाइम पे जो आपकी पिच होती है, यानी कि जो आपकी तीव्रता होती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है, वो तीव्रता कहाँ ऊंची होनी चाहिए और कहाँ नीचे होना चाहिए, उसी को इंटोनेशन कहा जाता है। इज कॉल्ड इंटोनेशन, यानी कि आप बोल सकते हो कि द राइज एंड द फॉल ऑफ पिच इन वॉइस इज कॉल्ड इंटोनेशन। तो इंटोनेशन वह चीज़ है जहाँ ध्वनि की तीव्रता में उतार और चढ़ाव आता है। तो ये आपको समझना है। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की इंटोनेशन इज द वेरिएशन इन पिच। तो पिच का यानी तीव्रता के अंदर जो वेरिएशन होता है, उतार चढ़ाव जो होता रहता है, उसे ही आप इंटोनेशन कहोगे। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं कि आगे वाला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि कौन सा अगला प्रश्न है। तो यहाँ तक हो चुका है प्रश्न नंबर 10 तक, जहाँ हमने पढ़ा कि इंटोनेशन क्या होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11, 12 और 13 के बारे में। 11, 12 और 13 के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि लोकल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। उसके बाद आपको सम नेम्स देने हैं, गिव सम नेम्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सामग्री की कुछ आपको जो है उसके बारे में बताना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। और आगे आपको बताना है कि ओवरऑल प्रोफिशिएंसी क्या होती है। तो इन 3 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों के बारे में मैंने अच्छे से लिख रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि लोकल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, किसे आप लोकल कॉम्प्रिहेंशन सामान्य अवबोध कहोगे। रीडिंग वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, ऑन अ पेज, एक पेज पर, एंड रिकॉलिंग दियर मीनिंग, और उनका अर्थ रिकॉल करते चलना, इन आवर मेमोरी, हमारी याददाश्त के अंदर, इज कॉल्ड लोकल कॉम्प्रिहेंशन। जिस प्रकार से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ यही लोकल कॉम्प्रिहेंशन है। मैं वर्ड बाय वर्ड आपके सामने शब्दों का अर्थ लेके चलता हूँ, जैसा कि मैं शब्द पढ़ता हूँ वैसे ही मेरे दिमाग में उसका अर्थ आता है और मैं आपके लिए बोल देता हूँ। तो ये लोकल कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। अगला प्रश्न था कि ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से श्रव्य दृश्य सामग्री हैं जो सुनने में भी काम आते हो और देखने में भी काम आते हो। तो टेलीविज़न हो गया आपके, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसमें स्पीकर भी लगा हुआ होता है, मूवी यानी कि कोई फिल्म हो गई, कोई ड्रामा नाटक हो गया, ये सभी जो हैं ETCR ऑडियो विजुअल एड्स, ये सभी जो हैं श्रव्य दृश्य सामग्री होते हैं। और लास्ट में बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 13, ओवरऑल प्रोफिशिएंसी क्या होती है, किसे ओवरऑल प्रोफिशिएंसी कहा जाता है। व्हेन अ लर्नर, जब एक सीखने वाला, बिकम्स मोर प्रोफिशिएंट, बनता है मोर प्रोफिशिएंट, अच्छा प्रोफिशिएंट बन जाता है, इन ऑल लैंग्वेज स्किल, सभी लैंग्वेज की स्किल में, जिसके अंदर क्या क्या आता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जब एक लर्नर सीखने वाला बिकम्स बन जाता है मोर प्रोफिशिएंट, अच्छा प्रोफिशिएंट बन जाता है किसके अंदर, ऑल लैंग्वेज स्किल, सभी LSRW के लिए अच्छा हो जाता है वो, देन तब ही गेट्स, वह प्राप्त करता है ओवरऑल प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। तो भाषा के अंदर निपुणता, इसका मतलब है भाषाई निपुणता। ओवरऑल प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाषा के अंदर निपुणता कब आएगी, जब उसकी सारी जो लैंग्वेज स्किल हैं उन पर पकड़ अच्छी होगी, वो उनके लिए अच्छा प्रोफिशिएंट बन पाएगा। तो यही उसकी ओवरऑल प्रोफिशिएंसी कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 13 तक हो चुके हैं। अब आगे वाले प्रश्नों की अपन बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न अब आपको पढ़ने हैं। तो प्रश्न नंबर 14 से अपन बात करेंगे कि कौन कौन से जो प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए। तो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपको दे रखा है कि व्हेन डज अ कॉन्सोनेंट बिकम कंप्लीट, कब जो है एक कॉन्सोनेंट कंप्लीट कहलाता है, यानी कि एक व्यंजन कब कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर जो होती हैं ग्रामेटिकल के अंदर स्पेलिंग को लिखने में बोलने में मिस्टेक क्यों होती हैं, उसके आपको कारण बताने हैं, कॉजेस बताने हैं। उसके बाद है कि डिफाइन एनसीएफ, एनसीएफ के बारे में बताओ, एंड द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश क्या है इसके बारे में आपको बताना है। अगला है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स मोटिवेशन
इन लर्निंग, तो टीचर की जो मोटिवेशन होती है, टीचर का जो समझाने का तरीका होता है, जो प्रेरणा होती है, उसका लर्निंग सीखने में क्या महत्व है वो बताना है। और प्रश्न नंबर 18 जो आज का अपना लास्ट प्रश्न रहेगा, इसको भी नीचे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का क्या महत्व है आपके इंग्लिश को सीखने के लिए। तो किस प्रकार आप इंग्लिश को मातृभाषा से सीख पाते हो, इन 4 प्रश्नों के बारे में आंसर देंगे। प्रश्न नंबर 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 5 प्रश्नों के आंसर अपन देंगे। और प्रश्न नंबर 19 से जो है बड़े प्रश्न आ जाएंगे। अब आपको सब पता है कि लेटर आता है, एक आता है आपके लेटर, उसके अलावा आपके सीसी के बारे में पूछेगा, तो ये हर साल 6-6 नंबर के प्रश्न आते हैं और मैंने इनके बारे में अच्छे से प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो बना रखे हैं। तो मैं 3 नंबर वाले तक प्रश्न, 3 नंबर जो प्रश्न हैं वहाँ तक मैं आपके करवा रहा हूँ। तो आज अपन 3-3 नंबर वाले के प्रश्न यहाँ तक देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक। तो इनके आंसर देख लेते हैं। अब इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, आपको वो मिलेगी आपकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। पहले आप यहाँ से वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर वहाँ आप जाकर उसे देखिएगा। तो आपसे कह रहा है कि एक कॉन्सोनेंट जो है कब कंप्लीट होता है, उसके बारे में देखते हैं। अ कॉन्सोनेंट, एक व्यंजन, बिकम्स बनता है कंप्लीट, पूर्ण, अपने आप में पूर्ण कब बनता है, व्हेन, जब, द वोकल कॉर्ड्स, जब आपके वोकल कॉर्ड्स, जब आपके बोलने के जो कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड यानी कि आपका जो कंठ है वो वाइब्रेट हो फुल्ली, यानी अच्छे तरीके से वाइब्रेट हो बोलते वक्त। देन कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड वॉइस्ड, तभी कॉन्सोनेंट की ध्वनि जो है बोली जाती हैं, अच्छे से जो है आती हैं। तो एक कॉन्सोनेंट अच्छा यानी कि कंप्लीट कब माना जाता है, जबकि वोकल कॉर्ड्स क्या हो, अच्छे तरीके से वाइब्रेट कर रहे होते हो। वेन दे डू नॉट वाइब्रेट, यदि वो वाइब्रेट नहीं होते हैं एट ऑल, बिल्कुल भी, तो इट इज़ वॉइसलेस, तो उनकी ध्वनि भी नहीं निकलेगी। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड्स एक्टिव हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्सोनेंट को कंप्लीट बना रहे हैं। और अगर मैं बोल रहा हूँ फिर भी आपको मेरी ध्वनि सुनाई में नहीं देती है, तो वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं जिसमें आपसे कह रहा है कि कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर्स, क्या क्या कारण हैं स्पेलिंग के एरर्स होने का, स्पेलिंग में मिस्टेक होने का। तो सबसे पहला कारण आपको दे रखा है लेस टाइम डेवोटेड टू रीडिंग, आपने रीडिंग के लिए कम टाइम दिया है। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ते तो आपको उसका मीनिंग पता हो सकता था। अगला है एबिलिटी टू रिटेंशन मेमोरी बॉन्ड वीक, उसके जो मेमोरी का बॉन्ड है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी वर्ड को पढ़ता है और उसको याद करता है तो वो उसकी याददाश्त कमज़ोर है। अगला है ओवर एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क, मौखिक कार्य पर ज़्यादा जोर देने से भी क्या होता है कि आपका लेखन कार्य प्रभावित होता है और आप उसे बोलना तो सीख गए, उसे पढ़ना तो सीख गए, परंतु आप उसे लिखना नहीं सीखे हैं। अगला है नो रिलेशन बिटवीन स्पेलिंग एंड इट्स साउंड, कभी कभी क्या होता है कि स्पेलिंग और उसके साउंड दोनों में काफ़ी अंतर होता है, बोल क्या रहे हैं और आप समझ क्या रहे हो, तो उसका भी फ़र्क पड़ जाता है आपके स्पेलिंग एरर्स में। अगला है वन लेटर स्टैंड्स फॉर डिफरेंट साउंड, जैसा कि एक डिफरेंट साउंड होता है, एक सेम शब्द भी या सेम लेटर भी अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि सी जो है कभी तो क वाली ध्वनि देता है और सी जो है कभी आपके स वाली ध्वनि देता है। जैसे कि सेल, CELL, सेल का मतलब होता है कोशिका, और CITY, सिटी का मतलब होता है आपके शहर। तो यहाँ जो है सिटी और सेल में स वाली ध्वनि आई हैं, परंतु यदि COLL कूल का देखा जाए तो कूल में क वाली ध्वनि भी सी ही जो है आपको दे देता है, यानी कि एक वर्ड ही अलग अलग ध्वनियाँ दे देता है। तो उसके बारे में उसको पता नहीं था, इसलिए उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी हैं। अगला है रिटन वर्क सीरियसली चेक्ड, हो सकता है कि आपका जो काम है लिखा हुआ वो बहुत ही ध्यानपूर्वक चेक किया गया हो, आपको बारीक बारीक शब्द में भी ध्यान देने की वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं। तो ये कुछ रीजन थे जो आपके स्पेलिंग एरर्स के बारे में थे। अगला प्रश्न है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स मोटिवेशन क्या है, टीचर्स की जो मोटिवेशन होती है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स मोटिवेशन इन लर्निंग इज दैट अ मोटिवेटेड टीचर, एक जो मोटिवेटेड खुद प्रेरित टीचर होता है, इज़ अ विटल टू सक्सेसफुल क्लासरूम, एक सक्सेसफुल क्लासरूम के लिए एक प्रेरणादायी टीचर होना आवश्यक है। एंड बेटर लर्निंग आउटकम, ताकि जो है आपके बेटर लर्निंग आउटकम, शिक्षा के जो अच्छे प्रकार के उद्देश्य हैं, अच्छे आपको उद्देश्य प्राप्त हो सके। मोटिवेशन गिव्स एनर्जी टू द स्टूडेंट्स, मोटिवेशन जो होता है
वो बच्चों के लिए एक एनर्जी का काम करता है। टू डू हिज और हर वर्क ऑन टाइम, कि वो अपना काम समय पर कर सकें। इट वर्क्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल, जो टीचर्स होता है वो किसके लिए काम करता है, बच्चे की अचीवमेंट के लिए काम करता है। एंड आल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट, और बच्चे के फ्यूचर को बनाने के लिए उसको अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके देता है कौन, टीचर। तो एक मोटिवेशन जो है टीचर्स का, सबसे पहले तो आपको अपना काम समय पर करने के लिए प्रेरित करता है, आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको अच्छी प्लेटफॉर्म को तैयार करके देता है, और आपके क्लासरूम को सक्सेसफुल बनाता है, क्लासरूम की लर्निंग को और बेटर आउटकम आपको देता है। तो ये मोटिवेशन का ही काम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि, और आज का अपना लास्ट प्रश्न है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग क्या है, मातृभाषा का क्या महत्व है आपके अंग्रेजी के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि मातृभाषा क्या है, फिर उसका महत्व आप जानोगे। तो मदर टंग इज़ ऑलवेज रेफरेंसिंग, मदर टंग को रेफरेंस किया जाता है, बताया जाता है, द लैंग्वेज, भाषा, दैट इज़ चाइल्ड हैज़ यूज्ड फ्रॉम बर्थ, जिसे ऐसी भाषा इसे बताया जाता है, रेफरेंस किया जाता है, जो कि बच्चा जन्म से ही यूज़ कर रहा होता है। मदर टंग इंक्लूड्स, मदर टंग शामिल करती हैं द चाइल्ड के पर्सनल, बच्चे के पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, तो बच्चे की सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिक जो आइडेंटिटी होती हैं, जो पहचान होती हैं, वो किससे होती हैं, उसकी मातृभाषा से होती हैं, उसके बारे में बताती हैं। साथ ही यहाँ पर आपको आगे दे रखा है कि रिसर्च, एक शोध ने प्रदर्शित किया है, दैट की द चिल्ड्रन लर्न बेटर, चिल्ड्रन वही अच्छे सीख पाते हैं, हु टॉट इन देयर मदर टंग, जो मातृभाषा में सीखते हैं। तो जिस बच्चे ने मातृभाषा में सीखा है, वो अच्छा मातृभाषा में पढ़ा है, वो अच्छा सीख पाते हैं। मदर टंग्स आल्सो हेल्प, मदर टंग सहायता करते हैं इन लर्निंग अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा को भी सीखने में, लाइक इंग्लिश, जैसे अंग्रेजी को सीखना है तो आप हिंदी का अभी सहारा ले रहे हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं हिंदी का सहारा लेकर आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपकी मातृभाषा ही जो है आपको दूसरी भाषा को सीखने में भी मदद कर रही होती हैं। एनसीएफ के बारे में अपन ने क्वेश्चन नंबर 16 मिस कर दिया था, तो उसको यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 था कि एनसीएफ क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ इज, एनसीएफ की जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। डेट वॉज डेवलप्ड, जो कि डेवलप किया गया, जो कि विकसित किया गया बाय एनसीईआरटी टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन, पब्लिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, टू व्हाट शुड बी टट, कि क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, टू आवर चिल्ड्रन एंड हाउ, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, इसी के लिए जो है एनसीएफ बनाया गया था। और आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है प्लेलिस्ट में एनसीएफ के बारे में, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। आगे है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी को पढ़ाना कैसे जो है भारत में होता है। तो इन इंडिया, भारत के अंदर इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में इन द स्कूल्स के अंदर, विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, जिसको जो है मेन मदर टंग की सहायता से ही समझाया जाता है। और फर्स्ट लैंग्वेज, या तो मदर टंग या वहाँ की जो प्रमुख भाषा है उसी की सहायता लेकर अंग्रेजी को पढ़ाया जाता है हमारे स्कूलों में। और एनसीएफ क्या होता है, तो ये एक पाठ्यचर्या को डिसाइड करने के लिए एनसीएफ बनाया गया था, किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, कि आपके बच्चों को क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, इसके अंदर बताया गया था। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ताकि हम जो है अगला वीडियो अच्छे प्रकार से आपको समझा पाएँ। और बड़े प्रश्नों के लिए हमने पहले से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उन्हें देख लीजिएगा, सभी सालों के बड़े प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में 2019 वाले पेपर का सॉल्यूशन अपन देखेंगे।